इस मोदी सरकार को लाने में उनका एक तरह से रोल था, इस मूवमेंट का एक रोल था और उन्हें इस बात का बेहद पछतावा है। नहीं, देखिए, मेन पछतावा तो इस बात का है कि हम लोगों का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, उसका सहारा लेकर भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं गिरा दिया, बल्कि भाजपा सत्ता में आ गई। बहुत सारे लोग उस वक्त जो नजदीक से इसको देख रहे थे वो यहाँ तक कहते थे कि जो बसें भर भर के लोग आते थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, वो आरएसएस के जरिए ये बसें भेजी गई थी। उसमें बाकायदा नाम लिखा होता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि ये रामदेव और ये श्री श्री रविशंकर भाजपा के ही एक तरह से समर्थक थे। और इन्होंने, आज मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कोई कि रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने भाजपा के कहने पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट किया, सिर्फ इस मकसद से कि कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके और मोदी शाह की भाजपा को सत्ता में लाया जा सके। बाद में अरविंद केजरीवाल की भी दिखने लगी थी कि थोड़ी राइट विंग आइडियोलॉजी दिख रही थी। तो उस समय से मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई ये अरविंद केजरीवाल ठीक आदमी नहीं है। आपको लगता है कि क्या फिर से किसी इस तरह के आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि अब तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, जो सांप्रदायिकता पहले बहुत कम हुआ करती थी उसका बोलबाला है, गुंडा राज भारत में है। तो आपको लगता है कि इस तरह का कोई आंदोलन फिर से होना चाहिए जिसमें जनता को जगाने का काम हो? तो ये तो बिल्कुल फांसीवादी सरकार है, इसके चलते हुए सड़कों पर आंदोलन होना और मुश्किल है, लेकिन उसकी बहुत सख्त जरूरत है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2025 बिल्कुल खत्म होने वाला है और शायद ऐसा लगता है कि जब साल खत्म हो रहा होता है तो बहुत सारी पुरानी अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें, गलतियां और साथ साथ जो अचीवमेंट्स होते हैं वो याद आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ प्रशांत भूषण के साथ भी हो रहा है। उनका एक ट्वीट जो कि वायरल हो रहा है, और वो सिर्फ ये उनका ट्वीट नहीं है बल्कि पूरा जिसे अन्ना आंदोलन कहा गया, उसके ऊपर पहली बार शायद एक अन्ना आंदोलन के सदस्य ने इतना खुलकर अपना पछतावा जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बाकायदा लिखा है, मनमोहन सिंह की बरसी पर या उनकी सालगिरह पर उन्होंने ये ट्वीट किया और एक पोस्टर के साथ इस ट्वीट को उन्होंने सामने रखा। उसमें कहा कि ही वॉज अ हम्बल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड एंड वेल मीनिंग मैन। यानी वो कितने सभ्य और बेहतरीन इंसान थे और कितने अच्छे बर्ताव वाले इंसान थे। उनकी जो ह्यूमिलिटी थी और डिसेंसी थी वो उनकी एक कमज़ोरी के तौर पर देखी गई कि कितने ज़्यादा वो आजिज़ी से, डिसेंसी से और ह्यूमिलिटी से पेश आते थे। इसके अलावा जो अगली लाइन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने एक इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लिया जिसने मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया, और साथ साथ एक तरह की दुष्ट में कहूँ या ख़राब एक तरह की रोग रिजीम का जिक्र कर रहे हैं। वो यानी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसके लिए कह रहे हैं कि इस मोदी सरकार को लाने में उनका एक तरह से रोल था, इस मूवमेंट का एक रोल था और उन्हें इस बात का बेहद पछतावा है। उसके बाद इस ट्वीट पर बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन कुछ लोगों ने जब ज़्यादा इस बात को कहने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि यूपीए की सरकार भ्रष्टाचारी थी, लेकिन ये सरकार उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी है और इससे ज़्यादा वो सांप्रदायिक भी है। प्रशांत भूषण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। प्रशांत जी, आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम ये मानते रहे कि वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए भारत के एक तरह से वो मैं कहूँगी भारत के एक दिमाग की तरह काम करते रहे, वो लोग अन्ना आंदोलन में शामिल हुए जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल उसके सर्वे सर्वा थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, योगेंद्र यादव से लेकर मैं कहूँगी रामदेव, इसके अलावा कुमार विश्वास जो आजकल गांधी फैमिली को के साथ लगभग गाली गलौज कर रहे हैं। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर, राम जेठमलानी और शाजिया इल्मी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। सबने अलग अलग अपनी राह पकड़ ली, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें पछतावा है। किस बात का पछतावा है आपको? नहीं, देखिए, मेन पछतावा तो इस बात का है कि हम लोगों का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, उसका सहारा लेकर भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं गिरा दिया, बल्कि भाजपा सत्ता में आ गई। और ये वो भाजपा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, बल्कि ये मोदी शाह की भाजपा है,
जिसने हमारे देश को मतलब इतना नुकसान पहुंचाया है, हमारी सभ्यता को, हमारे संविधान को, हमारे मौलिक अधिकारों को इतना नुकसान पहुंचाया है। और भ्रष्टाचार तो खैर और बढ़ गया है। हम लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, और उस समय ये आंदोलन था जिस समय यूपीए सरकार में सचमुच बहुत भ्रष्टाचार था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मतलब सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उस आंदोलन का फायदा उठाकर, उस आंदोलन को सपोर्ट करके भाजपा और उसके इर्द गिर्द जो लोग होते थे, जो कि मैंने उस समय इतना गौर से नहीं देखा था कि ये रामदेव और ये श्री श्री रविशंकर भाजपा के ही एक तरह से समर्थक थे। और इन्होंने, आज मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कोई, कि रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने भाजपा के कहने पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट किया, सिर्फ इस मकसद से कि कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके और मोदी शाह की भाजपा को सत्ता में लाया जा सके। तो मुझे उसका मेन अफसोस है। इसका भी थोड़ा अफसोस है कि मनमोहन सिंह को पर्सनली हम लोगों ने बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को टारगेट किया था, उनमें से मनमोहन सिंह को भी टारगेट किया गया था। ये नहीं बोला गया था कि मनमोहन सिंह खुद भ्रष्ट थे, लेकिन उन्होंने ये भ्रष्टाचार होने दिया। उन्होंने अपनी आंख मूंद ली और भ्रष्टाचार होने दिया। तो जब मैं ये कहता हूं कि मनमोहन सिंह बहुत डिसेंट, हम्बल और वेल मीनिंग आदमी थे, ये बात सही है। ये भी बात सही है कि उनके प्रधानमंत्री के समय बहुत भ्रष्टाचार यूपीए सरकार में हुआ और उन्होंने उस पर अपनी आंख मूंद ली। लेकिन ये शायद उनको लगता होगा कि ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक कंपल्शन है कि उनको इसके लिए अपनी आंख मूंदनी पड़ेगी, और शायद उनको इतना एहसास भी ना हो कि कितना ज्यादा व्यापक भ्रष्टाचार उस समय हो गया था यूपीए सरकार के दूसरे टर्म में। लेकिन आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी नज़र में वो एक भ्रष्ट सरकार थी भी, या उस सरकार के उन प्रधानमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भी ज्यादा भ्रष्ट और उसके अलावा फाशीवादी भी आप कह चुके हैं मोदी सरकार को। आप बहुसंख्यकवादी तो कहते ही रहे हैं। आप कह रहे हैं इस तरह की रोग यानी दुष्ट सरकार को, दुष्ट पॉलिटिकल पार्टी को सरकार में लाया गया। आपको इस बात का पछतावा है कि आप एक उस आंदोलन का हिस्सा रहे। क्या हुआ था प्रशांत भूषण उस वक्त? क्यों नहीं आप ये देख पाए कि ये लोग भाजपा समर्थक हैं? आपने दो लोगों का तो जिक्र किया, आप कह रहे हैं रामदेव और श्री श्री रविशंकर, लेकिन क्या कुमार विश्वास उनमें से एक नहीं थे? क्या वो नहीं देख पाए? इसके अलावा किरण बेदी क्या वैसी नहीं थी? इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शाजिया इल्मी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। कुछ लोग आंदोलन से जुड़े, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जब बन गई थी तब आए। तो ये क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी बात थी आप नहीं देख पाए? बहुत सारे लोग उस वक्त जो नजदीक से इसको देख रहे थे वो यहां तक कहते थे कि जो बसें भर भर के लोग आते थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, वो आरएसएस के जरिए ये बसें भेजी गई थी। उसमें बाकायदा नाम लिखा होता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। श्री श्री रविशंकर या रामदेव के बारे में मुझे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में इतना आइडिया नहीं था। और दूसरी बात, जहां तक कुमार विश्वास या शाजिया इल्मी का तो कोई खास पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी। कुमार विश्वास का भी मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि वो भाजपा के इतने समर्थक हैं। कुछ कुछ उनकी आइडियोलॉजी कभी कभी ऐसी दिखती थी कि जैसे उनकी राइट विंग आइडियोलॉजी हो। बाद में अरविंद केजरीवाल की भी दिखने लगी थी कि थोड़ी राइट विंग आइडियोलॉजी दिख रही थी। लेकिन ये मुझे एहसास नहीं था कि ये लोग भाजपा के कहने पर या इनका भाजपा के संग कुछ सांठगांठ है, और भाजपा के कहने पर ये लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समर्थन में आए हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई किसी तरह से भाजपा की सरकार बन जाए। तो हम लोग तो खैर ये चाहते थे। हम लोगों ने जब उस समय आम आदमी पार्टी बनाई तो कम से कम मेरा और योगेंद्र यादव का तो कम से कम ये मानना था, और बहुत सारे लोगों का, और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी में आए थे, उनका ये मानना था कि भाई हमें एक ऐसी पार्टी की जरूरत है हिंदुस्तान में
जो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करे, जो एक बिल्कुल ईमानदार, पारदर्शी, जिसमें हम लोगों ने जैसे पहले करीब 32 पॉलिसी कमिटीज बनाई, 32 अलग अलग एरियाज ऑफ पॉलिसी की, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और हम लोगों को ये करना था कि जो हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी थी, उसमें ये पॉलिसीज हम लोग तय करें कि हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज होंगी, जो सारे एक्सपर्ट्स ने बनाकर हमको दी थी, जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स थे उन एरियाज में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि नहीं, हमको कोई पॉलिसी वॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है, जब कोई इशू अराइज करेगी तब हम उस समय पॉलिटिकली कन्वीनियंट स्टैंड लेंगे। तो उस समय से मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई ये अरविंद केजरीवाल ठीक आदमी नहीं है, और ये इस पार्टी को उस दिशा में नहीं ले जाएगा। उसके बाद तो फिर हम ये भी देखते गए कि भाई इन्होंने लोकपाल को भी छोड़ दिया, पारदर्शिता को भी छोड़ दिया, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को भी छोड़ दिया, और उसके बाद भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए। जब इनकी सरकार बन गई तो कुछ दिन बाद भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कि बेसिकली रियल एस्टेट डीलर्स थे, जिनका सिर्फ एकमात्र उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि उनके पास पैसा था। उन लोगों को टिकट दे दिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा, क्योंकि पार्टी अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल के ही हाथ में चली गई थी। खैर, ग्राउंड पर ज्यादातर काम तो अरविंद और उसके ही जो साथी थे वही लोग करते थे। तो उस समय ऑब्वियसली मैं तो खैर ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता था जो कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जो हर तरह का भ्रष्टाचार भी करे, पारदर्शिता भी ना रखे, इंटरनल डेमोक्रेसी भी ना रखे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पूरा हमारा मूवमेंट को बिट्रे कर दिया। बिट्रे कर दिया। प्रशांत जी, जी हाँ, आप ये कह रहे हैं बहुत बड़े मौके के तौर पर आप एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, एक वैकल्पिक राजनीति का सपना आप देख रहे थे, और इस दौर में ये नहीं देख पाए कि बीजेपी आरएसएस एक तरह से स्पॉन्सर्ड, क्या मैं इस सेंटेंस को इस तरह कह सकती हूँ? कई लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने दूर से देखा इस आंदोलन को, वो कहते हैं कि पूरे तरीके से ये लोग शिकार हुए, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, इसमें आपका, योगेंद्र यादव का, बाकी कई लोगों का नाम लिया जाता रहा है, और ये पूरे तरीके से भाजपा और आरएसएस स्पॉन्सर्ड ये एक तथाकथित आंदोलन था, जिसमें अन्ना हजारे तक भाजपा स्पॉन्सर्ड थे। क्या इसको एक सिंपल वाक्य में कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें ये बात सही है कि भाजपा और आरएसएस ने तो डेफिनेटली ये प्लानिंग करी थी कि इस मूवमेंट का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया जाए। और उन्होंने ही रामदेव और श्री श्री रविशंकर और शायद कुछ और लोगों को भी प्रॉप अप किया होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है कि इस मूवमेंट में जो लोग आए, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग आए इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो सब तो इस सपने के साथ आए, मेजॉरिटी लोग उस सपने के साथ आए थे कि भाई हम लोग एक वैकल्पिक राजनीति स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोकपाल बनाकर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये सोचकर लोग नहीं आए थे कि भाई हम कांग्रेस को हटाकर भाजपा को ले आएंगे। ये तो कुछ लोगों की सोच हो सकती है उनमें से, लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में थे और जिन्होंने आम आदमी पार्टी शुरू में ज्वाइन करी, वास्ट मेजॉरिटी ये सोच के नहीं आए थे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे बताइए, क्या 14 साल बाद क्या ईमानदारी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि उनसे गलती हुई, आपने तो इतनी हिम्मत दिखाई, ये बहुत बहादुरी का काम है और ईमानदारी का काम है कि आपने आखिरकार इसमें एक पब्लिक एक तरह से अपॉलॉजी, एक पब्लिक रिग्रेट आपने जाहिर किया, लेकिन क्या वाकई कलेक्टिव तरीके से आना चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको ये एहसास है, जो आपके जैसे लोग हैं, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हिस्सा लिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, और उससे कहीं ज़्यादा बदतरीन चीज़ आपकी नज़र में, आपके शब्दों में, ये हुई कि इस तरह की एक सरकार बनी जिसमें गुंडागर्दी, फाशिज्म, सांप्रदायिकता, बहुसंख्यकवाद और साथ साथ करप्शन भी उससे कहीं ज्यादा है। आपको लगता है कि एक कलेक्टिव अपॉलॉजी होनी चाहिए, एक सामूहिक माफी होनी चाहिए? देखिए, अपॉलॉजी कोई
ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन ये तो एहसास बहुत सारे लोगों को है कि अनफॉर्चुनेट इसका एक फॉल आउट ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी गिरी और उससे कहीं बदतर सरकार यहाँ सत्ता में आ गई, कहीं बदतर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार था या यूपीए में भ्रष्टाचार था, लेकिन काफी भ्रष्टाचार था, लेकिन और सब जो चीज हो रही है, अब तो खैर भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, लेकिन उससे और भी खतरनाक चीजें इस मौजूदा भाजपा सरकार ने करी हैं कि हिंदुस्तान में तो बिल्कुल सांप्रदायिकता, हर तरह का मतलब एक दंगई कल्चर प्रमोट किया गया है, मॉब लिंचिंग कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और हमारी पूरी सभ्यता पर ही हमला हो रहा है। सिर्फ हमारे लोकतंत्र और संविधान पर नहीं, हमारी पूरी सभ्यता पर हमला हो रहा है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट फॉल आउट हुआ। जो लोग इस मूवमेंट में आए थे, ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं था कि इस मूवमेंट का फॉल आउट ये होगा कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाएगी जो कि इस तरह का काम करे। वो लोग तो बिल्कुल स्वच्छ हृदय से आए थे कि भाई हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इस देश में एक दूसरे तरह की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कायम करेंगे। तो इसलिए आ, आ, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग अपॉलजी एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट फॉल आउट हुआ है। लेकिन प्रशांत जी, इसी मैं कहती हूँ कि ऐसी भूल या इस तरह इसको नज़रअंदाज कर देना या दूरअंदेशी ना हो पाना, तमाम नेक नियति के बावजूद देश को तो बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ी। इसमें आपके जैसे लोग भी शामिल हैं, लेकिन बड़ी तादाद में आप देखिए करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उस वक्त दूरअंदेशी ना होने की वजह से वो इस वक्त भुगत रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए आपने ये कहा कि एक नॉर्मल सी पार्टी, एक सामान्य सी पार्टी, आप कह रहे हैं बाद में उनके ऊपर भ्रष्टाचार जिसके अगेंस्ट पूरी पार्टी खड़ी हुई वो उसके भी आरोप लगे, लेकिन ये तो पार्टी उसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी ऑन एंड ऑफ होती है, इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर। तो फिर तो यही फुल सर्कल जिसे हम कहते हैं कि लाइफ का और ये पॉलिटिक्स का वही फुल सर्कल आ गया। आम आदमी पार्टी के बारे में अभी भी आपकी वही राय है जो पहले हुआ करती थी, या इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के बाद बदली है आपकी नजर में? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में वही राय है जो और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल, उनके 3 मंत्रियों को जेल में बंद रखा। तो ये अगर ये लोग साथ में होते, यही विचारधारा होती, तो फिर ये सब क्यों हो रहा होता? नहीं, ये विचारधारा कुछ हद तक वही है, लेकिन ये तो कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में है ना। तो उस कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में नेचुरली भाजपा ये नहीं चाहती कि ये लोग आगे बढ़ें, और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से आगे बढ़ें, लेकिन सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर आप, यही आपकी सोच है कि भाई पॉलिटिक्स में तो हमको यही सब करना है, अवैध पैसा बनाना है, इंटरनल डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं रखनी, कोई पारदर्शिता नहीं रखनी, लोकपाल हटा देना है। इन्होंने तो अपना इंटरनल लोकपाल भी हटा दिया और एक्सटर्नल लोकपाल भी नहीं बनने दिया। तो अगर यही सब करना है तो फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या फायदा था? अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करनी थी, कुछ बदलाव आप करना चाहते थे, तब तो कोई फायदा था। अब प्रशांत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी जो सूरत हाल है, 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है, 11 साल नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बने हो गए, तीसरा उनका ये टर्म है, जाहिर है मजबूत सरकार है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या फिर से किसी इस तरह के आंदोलन की जरूरत है? क्योंकि अब तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, जो सांप्रदायिकता पहले बहुत कम हुआ करती थी उसका बोलबाला है, गुंडा राज भारत में है। तो आपको लगता है क्या इस तरह का कोई आंदोलन फिर से होना चाहिए जिसमें जनता को जगाने का काम हो? आप सोचिए सेनगर जैसे जो दोषी हैं, जो बलात्कारी हत्यारे हैं, उन लोगों को बाकायदा अदालतों के जरिए क्लीन चिट दी जा रही है। मतलब जो एक अंधेर गर्दी जिसे हम कहते हैं और बिल्कुल चौपट राजा, वो वाला हिसाब पूरा हो रहा है। क्या किसी और आंदोलन की जरूरत है उसी तरह से? नहीं नहीं, आज तो उससे भी और बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारी सभ्यता पर जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ, हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर जो हमला हो रहा है
उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट फॉल आउट इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो हास्य हुआ, जहां गया, जब आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी जहां चली गई, उसका एक अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ये भी हुआ कि जो बहुत सारे लोग अपने घर से, यूथ खासकर जो घर से बाहर निकले थे बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से कि हम देश को बदलेंगे, वो लोग अपने अपने घर चले गए और सिनिकल हो गए। तो वो लोग अब आसानी से फिर से घर से निकल कर कोई दूसरा आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहते। और ऐसी फांसीवादी सरकार के होते हुए एक बड़ा आंदोलन सड़क पर खड़ा करना और मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोग तो जो लोग भी बाहर निकलते हैं 144 लगा लगा के सबको जेल में डाल देते हैं। कोई उन्नाव रेप विक्टिम्स के खिलाफ जो लोग, विक्टिम के सपोर्ट में जो लोग इंडिया गेट पर आए या बाहर निकले, थोड़े ही से लोग, उनको भी इन्होंने पकड़ पकड़ कर उठा लिया। तो ये तो बिल्कुल फांसीवादी सरकार है। इसके चलते हुए सड़कों पर आंदोलन होना और मुश्किल है, लेकिन उसकी बहुत सख्त जरूरत है। और एक इशू ऐसा है जिस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, वो है बेरोजगारी का। क्योंकि बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। उसका मेन भुगतान जो हमारे देश के युवा हैं वो कर रहे हैं, और उस पर एक बहुत बड़ा, और अब आगे चलकर ये समस्या बढ़ने वाली है। तो एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट प्लस अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर in favor of all filling up all the vacant seats in the government, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा हैं, एंड अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जो अब हो गया है सरकार में। हर जगह टीचर्स वगैरह को भी कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय किया जा रहा है। इन 4 इश्यूज पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों को अगर सड़कों पर उतरना है तो ये तय करके संगठित होके उतरना पड़ेगा, और ये तय करके उतरना पड़ेगा कि अगर ये लोग जेल में डालेंगे उसके लिए तो डालें। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पूरा फ्यूचर, इस देश का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। इसलिए हम इसको बचाने के लिए ये प्राइस चुकाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। प्रशांत भूषण जी, आपने बहुत ही खुलकर, बहुत पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हमसे बातचीत की। पहले ट्वीट किया और फिर अब विस्तार से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।